सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनलर्न। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। कॉमर्स के बच्चों के लिए और मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और हम मोस्ट क्वालिटेटिव एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपको जेआरएफ दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इन क्वेश्चंस की ज़रूर बार बार प्रैक्टिस करें, और अगर इनकी इसका पीडीएफ नोट आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनलर्न विद विशाल सर को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल आप सर्च करेंगे अनलर्न विद विशाल सर तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे ही सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, या तो आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, इसी नाम से अनलर्न विद विशाल सर। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। इसके पहले वाले सेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आज हम शुरू कर रहे हैं उसी के आगे से। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चा लोग, साइंटिफिक मैनेजमेंट वर मोर कंसर्न विद प्रॉब्लम एट विच लेवल? हायर लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेटिंग लेवल, नन ऑफ दी अबव। आप सभी को पता होना चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कंसर्न था बेसिकली किसने दिया था? एफ डब्ल्यू टेलर ने। एफ डब्ल्यू टेलर ने किस पर ज्यादा जोर दिया था अपने साइंटिफिक, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात वो करते थे? हायर लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेटिंग लेवल। बहुत सिंपल आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो पूरा संबंध था वो बेटा ऑपरेटिंग लेवल पे था, मतलब सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट? द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं। एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान से सुने, जब भी मैं बताऊं कुछ उसको जरूर ध्यान से सुने और उसको और मेमोराइज या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दैट एनालाइज एंड सिंथेसाइजेस वर्क फ्लो, राइट? ये प्रोडक्शन या वर्क फ्लो या कह सकते हैं डायरेक्टली वर्क से रिलेटेड है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी। इसका मुख्य संबंध लेबर प्रोडक्टिविटी है। जो साइंटिफिक या मैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटीज में अप्लाई किया था सबसे पहले एफ डब्ल्यू टेलर ने, इसीलिए उनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू अप्लाई साइंस टू द इंजीनियरिंग ऑफ प्रोसेस टू द मैनेजमेंट, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगला है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहते हैं? थोड़ा सा बेसिक इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर के तौर पर हम किसे जानते हैं? हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी गैंट, या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बताता हूं मैं इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा। यस, द करेक्ट आंसर इज हेनरी फ्योल। करेक्ट आंसर इज हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल is popularly known as the father of modern management, as he suggested 14 principles of management in the 20th century. His research and finding helped several enterprises scale their production and work in an efficient manner. Very important, Henry Fayol। और भी कई सारे नामों से इनको जाना जाता है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, उसको जरूर देखें, राइट? Next dash suggest that each communication going up or coming down must flow through each position in the line of authority। कह रहा है एक ऐसा कम्युनिकेशन पैटर्न जो कि हर एक पोजीशन को कंसिडर करता है एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी को भी रिस्पेक्ट करता है। कह सकते हैं अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस चैनल, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन पैटर्न कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है, स्केलर चैन कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आपको पता होना चाहिए ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था, उसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज स्केलर चैन, राइट बेटा? स्केलर चैन एक इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को दिखाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप, राइट? और ये बेसिकली कहीं ना कहीं लाइन ऑफ अथॉरिटी को, कम्युनिकेशन चैनल को एंड ईच पोजीशन टू द अथॉरिटी, रिस्पेक्टेड अथॉरिटी, उसको दिखाता है, राइट? स्केलर चैन इज अ चैन ऑफ ऑल सुपरवाइजर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द पर्सन वर्किंग एट द लोएस्ट रैंक, राइट? इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा और देखते हैं। इट इज अ क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। A clear line of communication is very important for any organization to achieve its objective.
The communication has to flow in an order for it to be effective. So Scalar Chen defines that path of formal communication channel from top to bottom and bottom to top, right? अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर इस अथॉरिटी को हम ना माने या चैन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी को हम ब्रेक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा गैंग प्लैंक। ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन, राइट? अगला क्वेश्चन है बेटा अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु गेव दिस कॉन्सेप्ट, हु गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, हु गेव दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए F.W. टेलर, राइट? इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो कह रहा है अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फोरमैनशिप स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, फोरमैन एंड गैंग बॉस आर इंटरेस्टेड विद विच रिस्पॉन्सिबिलिटी या एस्पेक्ट ऑफ वर्क। प्लानिंग में लगे होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डूइंग में। तो आपको पता होना चाहिए फंक्शनल फोरमैनशिप में F.W. टेलर ने प्लानिंग एंड डूइंग टास्क में डिवाइड किया था ओवरऑल फोरमैनशिप को, जिसमें इन्होंने कहा था 4 लोग प्लानिंग करें और 4 लोग काम करें। सो इस तरीके से इस डिवीजन को ही फंक्शनल फोरमैनशिप कहा गया था। सो स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, फोरमैन एंड गैंग बॉस किस में आते हैं? प्लानिंग में या डूइंग में? ऑर्गेनाइजिंग का तो पार्ट होगा नहीं, AN या C आंसर होगा इसका। सो आप कमेंट में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर। उससे पहले इसका आंसर है डूइंग, राइट? तो चलिए इसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लानिंग ऑफिसर्स एंड प्रोडक्शन ऑफिसर्स को रखा गया है यहाँ पे। प्लानिंग के अंतर्गत रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन आता है, जबकि ये सारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है? जबकि इसके अंतर्गत प्रोडक्शन ऑफिसर, जिसको हम डूइंग वर्क कहते हैं, इसको ध्यान रखना, डूइंग, ठीक है? ये डूइंग। इसके अंतर्गत स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। सो इट इज द डूइंग या फिर प्रोडक्शन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अंडरटेकिंग टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे टू डूइंग द थिंग, राइट? किसी काम को करने का सबसे उत्तम तरीके को जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट तरीका अपनाया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? किसी काम को करने का एक सर्वोत्तम तरीका जानने के लिए। सो इट्स कॉल्ड जॉब एनालिसिस और मेरिट रेटिंग या फिर जॉब एनरिचमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब एनरिचमेंट पर कई सारे ऑथर्स ने काम की है, राइट? काम किया है। मेरे टॉप ऑथर्स, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, टॉप ऑथर्स एंड देयर थ्योरीज। टॉप ऑथर्स वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हालांकि उतने व्यूज नहीं है उस पर, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑथर्स पर रिसर्च किया है। सो किन किन ऑथर्स के क्या टॉप कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको जरूर देखें, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे प्रोफाइल पे है, यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे आप ऑनलाइन साल सर वाला चैनल, तो वहां पे आप जब जाएंगे वीडियो सेक्शन में तो वहां पे मिल जाएगा टॉप थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट या टॉप 12 ऑथर ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके से वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो अवेलेबल है फ्री में, आप जरूर उसको देखें। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए? यस, द करेक्ट आंसर इज जॉब एनालिसिस, राइट? जॉब एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी काम को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, राइट? विद इन टर्म्स ऑफ द इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस करते हैं सो दैट वी कैन अचीव द ऑप्टिमम आउटपुट फ्रॉम दैट एफर्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड द physical resources, right? So job analysis, the process of starting a job to determine which activities and responsibility it includes, it relative importance क्या है to the other job, qualifications क्या जरूरी होगी for performance of job and the conditions under which the work is performed। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमें किसी काम को करने का सबसे सही तरीका पता चल जाए। तो जॉब एनालिसिस के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, राइट? ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखिएगा। अगला है द बुक फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किताब किसने लिखी है? द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। सो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव F.W. टेलर ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, हर्बर्ट सेमन ने। किसने लिखा है? जी हाँ, हर्बर्ट सेमन, फादर ऑफ डिसीजन थ्योरी। इसको याद कर लीजिए, फादर ऑफ डिसीजन साइंस या डिसीजन थ्योरी, ठीक है ना? डिसीजन थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, हर्बर्ट सेमन, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए बेटा। इसका द फादर ऑफ स्ट्रैटेजी चेस्टर बर्नार्ड, इन्होंने स्ट्रैटेजी पे काफी काम किया है, स्ट्रैटेजी के को लेकर के इनका बड़ा नाम आता है। सो स्ट्रैटेजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ स्टडी एट प्रेजेंट टाइम। सो चेस्टर बर्नार्ड काफी एट प्रेजेंट टाइम काफी इनके जो
कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी रेलेवेंट है एट प्रेजेंट स्टडी सिनेरियो, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, किताब जो है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव किसने लिखी है, द करेक्ट आंसर इज बेटा चेस्टर बर्नार्ड, राइट। Chester Irving Bernard was an American business executive, public administrator, and the author of pioneering work in management theory and organizational study. His landmark 1938 में एक बुक आई थी, The Functions of Executive, set out a theory of organization and of the function of executive in an organization, right? So this question is very important. आप इसको जरूर नोट कर लें। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव वाली बुक भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसको चाहिएगा आप रिक्वेस्ट करिएगा टेलीग्राम पर, मैं आपको भेज दूंगा। इसका भी बुक मेरे पास अवेलेबल है, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर आपको थोड़ा देखना है कि क्या लिखा चेस्टर बर्नार्ड ने, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट थियरी, राइट, वो आप देख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रिकॉग्नाइजेस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, थॉट ऑफ मैनेजमेंट recognizes the existence of a centralized body of knowledge for the management, right? तो ये centralized body of knowledge जो है वो किस चीज को दर्शाता है, सिस्टम अप्रोच को, एम्पेरिकल अप्रोच को, कॉन्टिजेंसी अप्रोच को, या फिर ऑपरेशनल अप्रोच को। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो थॉट ऑफ मैनेजमेंट है, जो डिफरेंट अप्रोचेज है मैनेजमेंट के, वो रिकॉग्नाइज करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक कलेक्टिव नॉलेज हमें मिले किसके विषय में, किसके संबंध में, विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट, राइट। सो ये कौन से अप्रोच को दिखाता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो। सो वेरी सिंपल आंसर कमेंट में बताएं मुझे। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशनल, ठीक है बेटा, ऑपरेशनल, इट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल, राइट, ऑपरेशनल, ठीक, बिकॉज मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द ऑपरेशंस। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं स्कूल के, उसको जरा पढ़ के देखते हैं। चलिए, पहला है क्लासिकल अप्रोच, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आता है और ब्यूरोक्रेटिक आता है, ये तीन इसके इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं, ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 1980s के अराउंड है, 1940s, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक 1920s के अराउंड है, राइट। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। वर्किंग वर्कर एंड ऑर्गेनाइजेशन मोर एफिशिएंटली, इनका मेन एम्फेसाइज था कि वर्कर एंड ऑर्गेनाइजेशन को हम एफिशिएंट बनाए, तो कुल पूरा फोकस था एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर के ऊपर। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल साइंसेज हैं, इसमें 1930 एंड 1950s के अराउंड स्टडीज हुए, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एल्टन मायो वगैरह का नाम इसमें काफी फेमस है। अगला है क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सो कुल 5 डिवीजन है इसके, इसमें मैनेजमेंट साइंसेज है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, MIS, राइट, जो कि काफी रेलेवेंट है एट प्रेजेंट टाइम आल्सो। इसमें इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मेथड। अगला सिस्टम स्कूल, सिस्टम थॉट, राइट, 1950s अराउंड, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट while in constant interaction with its environment, right. अगला है कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सो इट्स अराउंड 1960s से शुरू होता है। अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एज डेडिकेटेड बाय द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशनल एनालिसिस, द मैनेजमेंट कॉन्टिजेंसी स्कूल थॉट ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग कंसर्न, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। अगला है कुंस and O'Donnell are the advocates of, supporters of which approach of management? So इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सिस्टम अप्रोच को, एम्पेरिकल अप्रोच को, कॉन्टिजेंसी, ऑपरेशनल। क्वेश्चन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो करेक्ट आंसर है बेटा ऑपरेशनल मैनेजमेंट, राइट। डैश स्कूल ऑफ थॉट हैज डेवलप्ड व्हाट on the idea that there is no single best method to find solution to management problem. मैनेजर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता कभी भी, जो कि क्रिटिसिज्म भी था FW टेलर के वन बेस्ट वे टू वर्क प्रिंसिपल का। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव थ्योरी है वो कौन सा थ्योरी है, सिस्टम अप्रोच है, एम्पिरिकल थ्योरी है, कॉन्टिजेंसी अप्रोच थ्योरी है, या फिर ऑपरेशनल थ्योरी है। सो द करेक्ट आंसर आप कमेंट में बताइए। Yes, the correct answer is beta contingency, right? Contingency, the correct answer. So a contingency theory is an organizational theory that claims that there is no best way to organize a corporation or to lead a company or to make decisions. Instead, बजाय इसके that optimal course of action is contingent, that it is dependent on the internal external situation or the
कंडीशन, राइट। सो फ्रेड फिडलर का नाम आता है जिन्होंने कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप दिया है, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। So who gave the contingency model of leadership, or we concerned with the contingency model theory? So it's Fred Fiedler developed what is known as contingency model of leadership. He is famous for being first management theorist to say that leadership effectiveness depend upon the situation, not on a fixed theory or principle, right? So that is called contingency theory of management, very important, right? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है that helps to determine a fair day's work rest period। उस स्टडी को हम क्या कहते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि फेयर डेज वर्क क्या होना चाहिए और रेस्ट पीरियड क्या होना चाहिए। इट्स कॉल्ड वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, या ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान से पढ़िएगा, फेयर डेज वर्क एंड रेस्ट पीरियड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से कमेंट में लिख के बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है वर्क स्टडी। ठीक है जी, हमने आपको बताया था वर्क स्टडी में हम दोनों देखते हैं कि वर्क कितना होगा, उसमें रेस्ट कितना दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुल मिलाकर के वर्क स्टडी कहलाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन, मशीन एंड मटीरियल, राइट। ये क्वेश्चन आगे भी हमने कराया था। आगे, the main objective of DAS is to study is to determine and eliminate unnecessary and wasteful movement। किस स्टडी में हम डिटरमाइन करते हैं और एलिमिनेट करते हैं अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट को, वर्क स्टडी में, टाइम स्टडी में या मोशन स्टडी में? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज मोशन स्टडी बेटा। मोशन स्टडी में हम कोशिश करते हैं कि जो अननेसेसरी टाइम जा रहा है, अननेसेसरी कोई वर्क हो रहा है, मोशन हो रहा है, उसको अवॉइड करना, सो दैट वी कैन increase the efficiency of work, right, or worker. So the motion study refers to the study of movement like lifting, putting objects, sitting, changing positions, etc., which are undertaken while doing a typical job. Unnecessary movement are sought to be eliminated so that it takes less time to complete the job effectively. So work study के अंतर्गत method study आता है and work measurement आता है। मेथड स्टडी में हम मोशन स्टडी करते हैं एंड वर्क मेजरमेंट में टाइम स्टडी होता है, एंड इन दैट वे वी अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाज गिवन बाय A.H. मैस्लो, डॉगलस मैकग्रेगर, हर्जबर्ग या फिर रेंसिस लिकर्ट? किसने दिया था? कमेंट में बताइए। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट वाज बीइंग गिवन बाय यस डॉगलस मैकग्रेगर। ये जो थ्योरी दी थी इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखा था, और डॉगलस मैकग्रेगर ने एक सिंगल किताब लिखी है अपने लाइफ में, जहां तक मुझे जानकारी है। he had written only one single book, that is the human side of enterprises, right? the human side of enterprise, ये किताब इन्होंने लिखी है। ये देखिए, ये बुक लिखी है इन्होंने। इसी में इन्होंने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में, मैनेजरियल लीडरशिप के बारे में डिस्कस किया हुआ है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बेसिकली एक अप्लाइड साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में मैनेजमेंट में ह्यूमन को मैनेज करने का एक बहुत साइंटिफिक तरीका बताया है डॉगलस मैकग्रेगर ने, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी। सो इसको ध्यान से जरूर पढ़ें, थ्योरी एक्स एंड वाई को। किस किताब में डिस्कस किया इन्होंने? द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर ये किताब भी आपको पढ़ना है, सो इट्स अवेलेबल विद मी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बुक का PDF में आपको विद अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड, और मैं प्रोवाइड करूंगा इसको अपने अनलर्न विद विशाल सर वाले चैनल पर, या तो आप सीधे फ्री बुक्स यूट्यूब चैनल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल नहीं, टेलीग्राम चैनल पर फ्री बुक्स, ठीक है। फ्री बुक्स मेरा खुद का अपना टेलीग्राम चैनल, जिसपे मैं थाउजेंड्स ऑफ फ्री मैनेजमेंट कॉमर्स से रिलेटेड बुक्स मैं आपको वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाय द वे, इट्स अवेलेबल इन अनलर्न विद विशाल सर, राइट। डैश हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, राइट। किसने एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट दिया था एज मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग? अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैन में एक बात उन्होंने बताई भी थी कि जो बेसिकली लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, इसी कॉन्सेप्ट में लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड की बात आती है कि ह्यूमन जो है वो बेसिकली जो डिसीजन लेता है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा परफेक्ट डिसीजन लेगा। इट इज बीइंग बेस्ड ऑन हिज एबिलिटी टू टेक डिसीजन और द लिमिटेड टू द ह्यूमन पावर ऑफ हिज माइंड, राइट। सो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव
मैन मॉडल है वो किसने दिया है? एएच मैस्लो ने, डॉगलस मैकग्रेगर ने, हर्सबर्ग ने, हर्बर्ट सीमन ने। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था फादर ऑफ डिसीजन साइंसेस। सो आपको याद होगा अगर तो उसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। यस, इट इज हर्बर्ट सीमन, राइट। उनका नाम है हर्बर्ट सीमन, तो इसका करेक्ट आंसर है हर्बर्ट सीमन। चलिए पढ़ के देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल क्या था, जिसमें बाउंडेड रैशनैलिटी की बात की जाती है, जिसको अभी मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड के नाम से समझाया है। दिस थ्योरी आल्सो नोन एज बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, ठीक है। So what is administrative man model? So the administrative man focuses on satisfaction instead of the optimal outcome. हम कभी भी ऑप्टिमल की तरफ नहीं बढ़ सकते या ऑप्टिमल डिसीजन नहीं ले सकते when making decisions. This decision maker is comfortable with the simplifying the situation at hand. In other words, he does not determine and analyze all the possible alternative before implementing his preferred option. सो ही इज नॉट अ परफेक्ट डिसीजन मेकर, राइट। सो इसी चीज को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल में या फिर बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल में समझाया है। सो अ मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट रिकॉग्नाइजेस दैट डिसीजन मेकर्स मे हैव अ लिमिटेड व्यू ऑफ प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग them, right? So it's satisfying decision, it's bounded rationality. What is bounded rationality? The idea that people lack the cognitive skill required to formulate and solve high complex business problem in a very completely objective or rational way. Or simple we can say use of rule of thumb. So it is the limitation of human mind that we cannot think, right, beyond our capacity of cognitive ability, right? बाउंडेड डिस्क्रिशन क्या है? दैट टेंडेंसी टू लिमिट डिसीजन ऑल्टरनेटिव टू दोज दैट फॉल विद इन द बाउंड्स ऑफ करंट मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड दैट वी कैन टेक डिसीजन, राइट, दैट सूट्स आवर प्रॉब्लम टू सॉल्व। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन सभी मॉडल को, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा। अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कर सकते हैं, औरों के साथ हेल्प करना मेरा मकसद है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी किसने दिया था भाई? मोटिवेशन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर, दो फैक्टर है, राइट। सो इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था? मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर, राइट। इसे टू फैक्टर मॉडल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। मैस्लो ने, सीमन ने, हर्बर्ग ने या फिर रेंसिस लिकर्ट ने? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज यस, इट्स हर्बर्ग, राइट। सो इसे कहते हैं मोटिवेशन फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर में पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है मोटिवेशन फैक्टर, और जब सेटिस्फैक्शन रहेगा तो या तो देखिए अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो बेटा इसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अदरवाइज नो सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी कहते हैं, इसे टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। हाइजीन फैक्टर में नो डिससेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन होगा, नेगेटिव एटीट्यूड एंड डिससेटिस्फैक्शन आता है। इसके अंतर्गत आता है अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, जॉब डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। हाइजीन फैक्टर में आता है रिलेटेड विद द पीयर, कंपनी पॉलिसी, फिजिकल वर्क स्पेस, कंडीशन, सैलरी स्टेटस, सिक्योरिटी या सुपरविजन, ये हाइजीन फैक्टर आते हैं, ठीक है ना। अगर ये प्रेजेंट रहते हैं तो बेटा डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो डिससेटिस्फैक्शन होगा, कहने का। अगर ये प्रेजेंट रहते हैं तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको, नहीं रहेंगे तो डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। कुल मिलाकर के ये बात है। सो फ्रेडरिक हर्सबर्ग theorized that employee satisfaction has two dimensions, that is hygiene and motivation. Hygiene issues such as salary supervision decreases employee dissatisfaction with the work environment, ठीक है ना। अगर वो नेगेटिव है तो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। मोटिवेटर्स सच एज रिकॉग्निशन, अचीवमेंट मेक वर्कर मोर प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव एंड कमिटेड, ठीक। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की टोटल बात करें तो कितने हैं? तो इसके दो प्रॉपर में डिवाइड किए, ये तरीके एक तरीके से एड ऑन है, एक्स्ट्रा है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लें, आपके लिए ही मैंने बनाया है इसको। सो मोटिवेशन थ्योरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंटेंट थ्योरी में कौन कौन से आते हैं वो भी आप देख लीजिए। कंटेंट थ्योरी में लगभग 6 थ्योरी हैं टोटल, और आपके प्रोसेस थ्योरी में भी टोटल 6 थ्योरी हैं। कंटेंट थ्योरी में आता है बेटा मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी, हर्सबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी, मैकलेंड का नीड हायरार्की थ्योरी, सॉरी नीड थ्योरी आता है, 3 नीड थ्योरी आता है, रिलेटेड ग्रोथ एंड अचीवमेंट, राइट, ERG थ्योरी, ठीक है। अगला है मैग्रेगस थ्योरी एक्स एंड वाई, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज बताया उन्होंने, अल्डरफर्स ERG थ्योरी, और मायो का मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है ना। तो ये हो गया
प्रोसेस थ्योरी में आता है बेटा, एडम ने दिया है इक्विटी थ्योरी, और वेक्टर ब्रूम्स का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, और टेलर का मोटिवेशन थ्योरी है, बंडूरा का सेल्फ एफिकेसी थ्योरी है, और स्किनर का है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, एंड लॉक का है गोल सेटिंग थ्योरी। तो ये आप याद कर लीजिए कौन कौन सी थ्योरी किसने दी है। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। सो कंपैरेटिव कंपैरिजन भी कर सकते हैं थ्योरीज का, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, हसबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी, और अल्डर्फर का ईआरजी थ्योरी। इसमें 2 मोटिवेटिंग फैक्टर्स ये हैं, और मेंटेनेंस फैक्टर ये है, राइट, बेसिकली। और इसके अंतर्गत ग्रोथ नीड, रिलेटेडनेस नीड और एग्जिस्टेंस नीड आते हैं, और इसमें कुल 5 नीड बता रखे हैं। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट थेरीज हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। बाकी मोटिवेशन के सारे थेरीज कोर यहीं पे हैं। कुल टोटल यहाँ पे आप देखेंगे 12 थेरीज हैं टोटल, ठीक है ना। और इसके भी वीडियोस मैंने आप बना करके आपको दिया हुआ है, टॉप मैनेजमेंट थेरीज के नाम से, तो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, विशाल अनलर्न विद विशाल सर के नाम से। बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है ये किताब, और इस किताब को लिखने के नाते ही उन्हें हम, अच्छा मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, एमबीओ जो अप्रोच था वो इसी बुक में मेंशन किया उन्होंने, एमबीओ, ठीक है। सो यस, द करेक्ट आंसर है पीटर एफ ड्रकर, पीटर एफ ड्रकर ने लिखा ये किताब, ठीक है जी। ये देखिए, ये वो बुक है, प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इनरिचमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारे ऑथर्स ने इस पे काम किया, बट एक नाम जो कि जॉब इनरिचमेंट थ्योरी से या कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, जिसको हम जानते हैं, फ्रेडरिक हर्सबर्ग है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, सी.के. प्रहलाद है, या पीटर एफ ड्रकर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आ सकता है, तो कमेंट में जरूर बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, जॉब इनरिचमेंट जो है वो जिसपे बहुत कंट्रीब्यूशन किया है उनका नाम है फ्रेडरिक हर्सबर्ग, राइट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इनरिचमेंट वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्सबर्ग इन 1950s, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज जॉब इनरिचमेंट थ्योरी, क्या है जॉब इनरिचमेंट। आपको पता है क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव लोडिंग ऑफ वर्क होता है, तो जॉब इनरिचमेंट क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव लोडिंग ऑफ वर्क है, राइट, आपने उसमें पढ़ा होगा एचआर में। So job enrichment is a process of adding motivators to existing role in order to increase satisfaction and productivity for the employee. This can be done through increasing autonomy, skill, task, variety, providing feedback and so on, which is called as the qualitative loading, ठीक है, qualitative loading। इससे क्या होता है, डेप्थनेस ऑफ वर्क बढ़ता है, ठीक है, डेप्थनेस ऑफ वर्क बढ़ता है, ठीक। चलिए, एमबीओ का फुल फॉर्म क्या है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में बताओ कि एमबीओ का फुल फॉर्म क्या है। ये किसने दिया है, जी हाँ, पीटर एफ ड्रकर ने। कौन सी किताब में दी है, मैंने आपको बताया था, द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी, प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बुक में उन्होंने दी है, ठीक। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है बेटा। एमबीओ अप्रोच फर्स्ट आउटलाइन बाय पीटर एफ ड्रकर, then developed by जॉर्ज ऑर्डिनर हिज स्टूडेंट, बाद में इसको इनके जो स्टूडेंट थे जॉर्ज ऑर्डिनी या जो भी इनका नाम है, मैं फिलहाल जॉर्ज बोल रहा हूँ, बड़े टिपिकल नेम है भाई, हमको नहीं लिया जाता है, मेरा टंग ही ट्विस्ट हो जाता है, सो आई एम रियली सॉरी, मैं सिंपल इनको बोलता हूँ जॉर्ज, राइट। सो जॉर्ज इनके स्टूडेंट थे, बाद में उन्होंने काफी पॉपुलराइज किया, इस पर काम किया 1960 एंड 70s के बीच में। इनकी जो किताब थी पीटर ड्रकर की, उसको 1954 में पब्लिश कराया था, राइट। ड्रकर आउटलाइन अ नंबर ऑफ प्रायोरिटीज फॉर द मैनेजर्स ऑफ द फ्यूचर, बहुत सारे इसमें इन्होंने बेसिकली कहा जाए तो जो क्लासिकल थेरीज थे या क्लासिकल जो अप्रोचेस थे, उसको इन्होंने एक नए सिरे से रिफ्रेम किया, रीडायरेक्ट किया, राइट, और नए सिरे से इसको अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस, इसको इन्होंने अपने इस नए बुक में इस बुक में प्रस्तुत किया, जिसके लिए ही इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम पे कई जगह पे मैं देखता हूँ इनको उस नाम से संबोधित करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द नीड हायरार्की थ्योरी, द ह्यूमन नीड आर, ह्यूमन नीड क्या है, लिमिटेड है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनलिमिटेड है, या फिर ऑल ऑफ दीज। बहुत सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी जो ह्यूमन नीड होता है बेटा वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, और इसकी हायरार्कीज बढ़ती जाती है। सो पहले बेसिक नीड आता है, साइकोलॉजिकल नीड आता है, फिर आता है सेल्फ
फुलफिलमेंट या सेल्फ सफिशिएंट नीड आता है, राइट, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हम करते हैं जब हम इस परलोक या इस मायावी दुनिया से ऊपर उड़ जाते हैं, है ना, भौतिकवाद से हम ऊपर उड़ जाते हैं और हम कहीं ना कहीं अध्यात्म की दुनिया में खो जाते हैं। सो इसकी अपनी अलग डेफिनेशन है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अचीवमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, अचीवमेंट थ्योरी किसने दिया था भाई? नीड अचीवमेंट थ्योरी। हु गेव दिस थ्योरी ऑफ अचीवमेंट थ्योरी, नीड अचीवमेंट थ्योरी? सो वह बहुत सिंपल सा है, मैग्रेगर है, मैस्लो है, हर्जबर्ग है या मैकलेंड है। आपको पता है मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी है, हर्जबर्ग ने X1Y थ्योरी दी है और टू फैक्टर थ्योरी है मैग्रेगर का। तो अब बचते कौन है भाई? यस, मैकलेंड बचते हैं, तो मैकलेंड ही वो ऑथर है। सो मैकलेंड की है अचीवमेंट थ्योरी। So Mackland acquired need motivation theory says human have the three type of emotional need: achievement, हाँ, थ्री टाइप ऑफ इमोशनल नीड, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। इसको कहते हैं एपीए, राइट। नीड, तीन प्रकार के इन्होंने इमोशनल नीड बताए हैं। इंडिविजुअल कैन हैव एनी मिक्स ऑफ दीज नीड एंड देयर मोटिवेशन एंड बिहेवियर आर शेप्ड बाय स्ट्रेंथ एंड ब्लेंड ऑफ दिस स्पेसिफिक नीड। सो दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलिए, के आर ए इन एम्बियो स्टेट, जो एम्बियो अप्रोच था 1954 वाले बुक में द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में पीटर एफ ड्रकर ने जो बताया है, उसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एरिया डिसाइड, कहने का मतलब है एक एक्रोनिम यूज किया है, केआरएस। तो केआरएस होते क्या हैं? केरला रूरल एकेडमी की रिजल्ट एरिया है या की रिसोर्स एबिलिटी है, नन ऑफ दीज। इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी सिंपल, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज की रिजल्ट एरिया। So key result area broadly define the job profile of the employee and enable them to have better clarity of their role. क्या करना है? So key result area उनको define करता है कि job responsibilities क्या है। KRAs should be well defined, quantifiable and easy to measure. It also helps employee to align their role with that of the organization role. So MBO process कैसे start होता है? उसके बाद set organizational objective, reward performance, cascade objective and employees, evaluate performance and monitor. So 5 step MBA process भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। This is also important, right? So I hope कि आप लोगों ने इस सेशन को enjoy किया होगा। So thank you for your time and I hope कि ये क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम में, आपको डिफरेंट एग्जाम में आपको JRF निकालने में, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ऐसे और भी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस कंटिन्यू मैं आपको लेके आऊंगा अपने चैनल अनलर्न विद विशाल सर यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप और भी बहुत सारे अपडेट्स, बुक्स, पीडीएफ मुझसे चाहते हैं फ्री में, जिसमें मैं 1200 प्लस पीडीएफ नोट्स एंड बुक्स खुद के बनाए हुए मैंने शेयर कर रखे हैं, अगर आप उसको चाहिए तो सिंपल आप अनलर्न विद विशाल सर टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे फाइल वाले सेक्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपल आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ दी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें भी आपको जुड़ना है मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको शेयर कर दूंगा। वो लिंक आप डायरेक्टली वहां से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।